आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था, 4 चैप्टर्स थे उसमें। फिर हम जी आ गए थे किस पे, पार्ट सी पे। जी और पार्ट सी का हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। एम आई राइट जी भानूर? जी आपने कर लिया था। भानूर, आवाज आ रही है? जी चैप्टर जी 12 आपने हमारा कर लिया कंप्लीट। था। जी ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 13। चैप्टर 13 हमारे चैप्टर 12 से ही लिंक कर रहा है। वो था आपके पास चैप्टर 12, कौन सा था भाई आपके पास? सेल्स डे बुक था। सेल एंड सेल डिटेल्स था। चैप्टर 12 था सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। चैप्टर 13 उसी से लिंक कर रहा है। और ये है हमारा चैप्टर 13, इसका नाम है द रिसीवर लेजर। रिसीवर लेजर्स हमने पढ़े थे किसमें, जब हमने पार्ट सी स्टार्ट करा था। और वैसे भी जब हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करी थी, समझना शुरू करी थी, तब हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था। क्या? जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जिन्होंने आपसे क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे होते हैं, तो उनके इंडिविजुअल लेजर्स भी मेंटेन होते हैं, बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल के अलावा कंट्रोल लेजर, यानी आपके पास तमाम कस्टमर्स के, कस्टमर ए का रिसीवर लेजर, कस्टमर बी का रिसीवर लेजर, कस्टमर सी का, हर एक के पर्सनल लेजर्स मेंटेन होते हैं और टोटल करा जाता है कहाँ भाई? कंट्रोल लेजर में। अब ये कंट्रोल लेजर किसका होगा? अकाउंट रिसीवर का। क्यों? क्योंकि हमारी किस चीज की बात हो रही है? सेल्स की। और वो भी किस पे? क्रेडिट पे। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा क्रेडिट था। पे। क्लियर है? जी मानूर? जी क्लियर है। ठीक है, वही वाली चीजें हैं। अच्छा, देन जी ऑथराइजेशन। किस चीज को ऑथराइज करा जाता है? ऑथराइज का मतलब, हम्म, ऑथराइज का मतलब महानूर? मैं भी बेटा ऑनलाइन क्लास में अगर आप खामोश बैठ जाएंगी तो कैसे होगा? जी ऑथराइज का मतलब होता है। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है, बताएं, पढ़ें। याद नहीं आ रहा बस। A business supplying goods on credit has to ensure as possible far as possible that it will receive payment for this good. There are three main procedures which will generally be in place. Allowing a customer to have a credit account will require authority, and this will properly require reference from suppliers with whom they already have a credit account and maybe also a reference from their bank. क्या मतलब हुआ? A business supplying goods on credit has to ensure as far as possible that it will receive payment for those goods
There are three main authorization procedures which will generally be in place. A है, क्या लिखा है, allowing a customer to have a credit amount. To have a credit account will require authorization, and this will probably require references from suppliers with whom they already have a credit account and maybe also a reference from their bank. क्या मतलब हुआ इसका? बी क्या लिखा है? The customer's credit limit must be authorized, and this will depend upon the information supplied in point A. Before goods are dispatched to a customer, the order may need to be authorized by the credit control department. If the customer has invoice overdue for payment, it may be decided that no further orders can be accepted until payment is received. Organization should have in place organization Organizations should have in place procedures for the authorization of invoices and credit notes before the transactions are initiated. मतलब क्या मतलब है? ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को थोड़ा जोर से बोले। सहूलियात वगैरह ये किसी चीज की सहूलियात वगैरह के वही होता है ये। वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा और जोर मैं से। कह रही हूँ किसी चीज की सहूलियात वगैरह। कंप्लीट करें अपनी बात को, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ ये किसी चीज की सहूलियात वगैरह जो होती है वो। देखो, ऑथराइजेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या भाई मकसद हवा है इस चीज का, हम ये समझना चाह रहे हैं। ऑथराइजेशन क्यों करी जा रही है? अब मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट कस्टमर्स हैं, क्या आप ताकि सेल आसानियों करोगे? में भी। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा लाउड बोलें, क्लियर बोलें। मैं कह रही हूँ ताकि आसानी हो। आसानी हो? किस चीज में आसानी हो? ताकि हम पहचान पाए कि भाई जो कस्टमर के लिए आसानी हो या तो फिर कस्टमर के लिए एक आसानी। सेलर के लिए कस्टमर का वो पहचान। जी देखिए, बेसिकली हम जी, ऑथराइजेशन का या तो प्रोसेस सेलर के को लिए। देखो। अब क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हो, क्रेडिट पे सेल का मकसद क्या है? कि आप मोटिवेट कर रहे होते हो ताकि लोग हमसे आके परचेज करें, बल्क में खरीदें। अब जिस टाइम पे उनकी पेमेंट आ सकती है, हम उस टाइम पे ले लें। ये क्यों कराया जाता है? ताकि आप सेल्स बढ़ाओ, फिर जी मजीद आप देते हो डिस्काउंट। अब ये किसकी इजाजत से होता है? ये किसी एक ऑथराइज पर्सन की इजाजत से होता है। न्यू कस्टमर आता है, आप उसको क्रेडिट लिमिट देते हो, प्रीवियस को अलग क्रेडिट लिमिट का मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं तो मोहलत होता है, कि आप उसको कितनी मोहलत दे रहे हो कि वो कितनी जल्द अज जल्द पेमेंट कर दे। असल मकसद बिजनेस का क्या है? आप सेल कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, क्रेडिट पे सेल। असल मकसद आपका पैसा ही कमाना है ना, प्रॉफिट अर्न करना। आपका पैसा इनफ्लो कमाना होगा जी। तभी आप क्या कर सकोगे कि जी बहुत सारे आप एक्सपेंसेस को बेयर कर सकोगे। बेसिकली हम सेल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कस्टमर को, जी आइए आप हमसे क्रेडिट पे ले लें, और जब आपका आपका आपके लिए पॉसिबल हो, महीना 15 दिन जैसे भी हमारे दरमियान एक मुआयदा हो जाता है, तो जैसे आपको फीसिबल हो आप आके उसकी पेमेंट कर दो। अब ये हम बगैर सोचे समझे तो नहीं कर रहे होते, एक ऑथराइज पर्सन उसको इस सेल को अलाउ करता है कि हाँ, न्यू कस्टमर को आप इतनी क्रेडिट लिमिट दो। फॉर एग्जाम्पल 30 दिन, 15 दिन। पुराने कस्टमर्स अब कौन से ऐसे हैं जिनको आप रिलायबल समझते हो कि वो बर वक्त आपकी अदायगी कर दें? क्या आप ऐसे कस्टमर को सप्लाई करना चाहोगे, ऐसे कस्टमर को सेल करना चाहोगे जो ऑन टाइम, यानी उसकी क्रेडिट लिमिट अगर 2 महीने है, वो 4-5 महीनों में जाके दे? क्रेडिट लिमिट का मतलब एक मोहलत है। और ये कौन दे रहा होता है? आपके पास एक एक डिपार्टमेंट बना मोहलत है होता जी। है क्रेडिट लिमिट की वजह से।
वो एजिंग करता है, पूरा चेक करता है कि कितने टाइम पीरियड पे कौन सा कस्टमर हमें दे रहा है पेमेंट। वो हम अभी देखेंगे इसमें आगे। तो वो चीजें डिसाइड कर रहा होता है। अब इन केस मैंने क्या कहा कि एक कस्टमर है और उसकी क्रेडिट लिमिट हमेशा 2 महीने की होती है, लेकिन उसका पास एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है कि हमेशा वो रुलाता है, पेमेंट क्लियर करने में देता है तो आधी अधूरी देता है, और बहुत टाइम बाद अपनी क्रेडिट लिमिट ओवर होने के बाद देता है। तो क्या आप ऐसे पर्सन को सेल करना चाहोगे? नहीं। नहीं। इसी वजह से क्या नहीं। करा गया है, ऑथराइज कर दिया गया है कि जनाब कोई एक ही पर्सन हो जो इस पूरी सेल को लुक आफ्टर करे। उसकी इजाजत होगी तो फिर सर्टेन पर्सन को, सर्टेन कस्टमर को दिया जाएगा, सेल करा जाएगा। इसी वजह से कि उसकी, हम अगर पुराना कस्टमर है तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी क्रेडिट लिमिट देखते हैं। आप उसमें डेज चेक करते हो कि भाई ये हमें कितनी जल्द अज जल्द पेमेंट कर देता है, तो क्या ये रिलायबल है कि हम इसको मजीद इसको सेल करें। हमारा अगर उस पे अभी तक अमाउंट ड्यू है तो हम उसको नहीं करेंगे सेल। हाँ, अगर वो चलो देर सवेर आके दे देता है तो फिर हम उसको सोचते हैं कि इसको हमें कितने की सेल करनी चाहिए। ज्यादा अमाउंट आप नहीं करोगे, फंसाना नहीं है हमें। ठीक है, इस वजह से क्या करते हो, एक पर्सन ऑथराइज हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जी। जी क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सब क्रेडिट की जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, क्या इसके बेनिफिट्स और क्या इसकी कॉस्ट यानी नुकसानात आपको दिख रहे हैं? क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? अभी कुछ हमने देखा भी था, इस ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत जी, एक्सप्लेन कर दिया था बातों ही बातों में कि आप क्रेडिट सेल करते क्यों हो। ताकि भाई कस्टमर्स आए और कस्टमर्स। सेल तो हमारी हम्म। सेल्स करते हैं ना, ताकि कस्टमर्स आए। सेल करते कस्टमर्स के हैं, लिए, ताकि कस्टमर भाई आए। सेल तो। एग्जैक्टली हम चाहते जी। हैं बल्क में सेल हो, ज्यादा सेल हो, तो आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड और करते प्रॉफिट हो। जी। हैं। हम्म। ज्यादा आप चाहते हो तो आप क्या कहते हो, उनको मोटिवेट करते हो कि आप हमसे बल्क में परचेज करो, मोटिवेट करते हैं। जी। उस पे ट्रेड डिस्काउंट देंगे। हमने ये पढ़ा था, डिस्काउंट की दो टाइप्स थी। हमने जी। पढ़ा था कि आप जब चाहते हो कि बिजनेस में ज्यादा सेल हो, आप उनको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हो। ऐसा ही है। जी। फिर कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर करते हैं, क्या वजह है? कैश डिस्काउंट तो उन लोग कैश उन कस्टमर्स को किया जाता है ना, कि भाई तो जो मतलब जैसा कोई नॉर्मल सी शॉप वगैरह। ट्रेड डिस्काउंट भी आप कस्टमर को ही देते हो बेटा। जी। बेसिकली डिस्काउंट आप अगर अलाउ कर रहे हो तो कस्टमर को अलाउ कर रहे हो ना, ट्रेड भी जी। और कैश भी। जी। क्या फायदा है? ताकि प्रॉफिट हो। ताकि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए तो करते ही है, बिजनेस चलता ही प्रॉफिट की वजह से। लेकिन ऐसा करने का रीजन आप कैश पे क्यों नहीं कर रहे, क्रेडिट पे क्यों कर रहे हो? ताकि। हम्म। भाई एग्जाम्पल के तौर पे, आपका आप फ्रिज खरीदना चाहते हो, वो आपके पास कैश पे भी तो मिल सकता है, तो फिर अब आपने क्रेडिट फैसिलिटी क्यों जी। बना दी है? क्यों चाह रहे हो इंस्टॉलमेंट में आपको कस्टमर पे करता रहे? वाई? ताकि आसानी हो जाए। ताकि कस्टमर के लिए आसानी हो। हमने कस्टमर को आसानी देने के आसानी हो। लिए उसके साथ क्रेडिट की टर्म्स करिए ना। हम उसे एक फैसिलिटी प्रोवाइड जी। कर रहे हैं। अब इस फैसिलिटी से क्या होगा, हमारे लिए भी एक सेल्स का जरिया बन रहा है
कि अगर उसके पास पूरे पैसे नहीं है तो इस वजह से वो खरीदारी नहीं कर रहा था, हमने क्या करा भाई, क्रेडिट ऑफर कर दिए कि चलो अभी पैसा नहीं है, आपको जैसे जैसे पैसा मिलता रहे आप हमें पे करते रहो। इस वजह से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल आपने दिए। अब उसमें आप क्रेडिट पेड सेल। डिस्काउंट मजीद दे देते हैं ताकि आपकी सेल ज्यादा हो, ज्यादा आपकी यूनिट सेल हो जाए। फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद आप कहते हो कि हाँ हमें इतना मिलना है, लेकिन अगर तुम 10 दिनों में 15 दिनों में जो दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, क्रेडिट लिमिट सेट हो जाती है कि आप हमें 15 दिनों में अगर पेमेंट करते हो तो आपको मजीद 3% या 2% या जितने परसेंट दोनों में मुआयदा होता है हम आपको देंगे। रीजन रीजन है बेटा इस चीज का कि हमें भी तो क्या चाहिए, पेमेंट जल्द से जल्द चाहिए। अब जल्द से जल्द लेने के लिए हम उसको और मोटिवेट करते हैं कि लाइए आप हमें कैश जितना जल्द से जल्द दे देंगे उतना हम आपको क्या कर देंगे, और इसमें मोहलत दे देंगे भाई, आपको 2% या 3% जितने भी दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है उतने की छूट मिल जाएगी। अब ये तो हमें क्या दिख रहा है, क्रेडिट सेल्स की बेनिफिट्स दिख रही हैं, क्या इसके नुकसानात भी हो सकते हैं? जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? अब ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर बहुत देर से आपको पेमेंट करे। कस्टमर बहुत देर से हमें पेमेंट करे, हाँ हो सकता है, जाहिर सी बात है। और 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 अब देखें, देर से कस्टमर पेमेंट करने की और कोशिश करेगा तो आप उसको छोड़ोगे तो नहीं। आप इंडिविजुअल लेजर क्यों बना रहे हो, ताकि आपको जी अवेयरनेस रहे कि किस कस्टमर के ऊपर कितना ड्यू है और कब इससे मुझे लेना है। हर महीने आप क्या करते हो, स्टेटमेंट प्रोवाइड करते रहते हो। क्या सही है? क्या सही है? बहुत ऐसा हुई है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे होते हैं, जब क्रेडिट पे ले रहे होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल लेजर बनाते हैं इस वजह से ताकि हमें भी अपडेट रहे और हम उस कस्टमर को अपडेट देते रहें कि भाई आपकी इतनी पेमेंट ड्यू है। रीजन जी रीजन यही है कि आप बार बार उनको जगाते रहते हो ताकि आपके पास जल्द से जल्द पेमेंट आ जाए। अब इसके लिए आपको पेमेंट आ समटाइम जाए। कॉल्स या उनके घर जाना पड़ रहा होता है, इसके अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। कॉल्स करनी पड़ रही है आपको, उनके घरों पे जाना पड़ रहा है, उनको जगाना पड़ रहा है, डिफरेंट रीजन। तो ये कुछ आपके पास नुकसान आ जाते हैं, किस चीज के भाई, क्रेडिट सेल्स के। ठीक है, जी जी तो जस्ट आप इसको रीड करें। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है क्रेडिट, जो आपके पास क्रेडिट सेल होती है, फैसिलिटेट कर रहा होता है कस्टमर्स को, क्या फायदे हैं, क्या इसकी कॉस्ट बेयरिंग होती है, क्या नुकसान होते हैं, वो इसको पढ़ें, रीड करें जस्ट। ये शुरू से करना है। वेरी few businesses हाँ जी। very few businesses accept to be paid immediately in cash unless they are retail business on the high street. Most business buy and sell to one another on credit terms. This has benefit of allowing business to keep trending without having to provide cash upfront. So a business will credit terms to customer and receive credit terms from its suppliers. Intensely, a business wants to receive money from its customer as quickly as possible, but delay payment is applied for as long as possible. They can lead to problems. Most businesses aim to control such problems by means of credit control. A customer will given a credit limit which cannot be accepted. Excess compare an overdue limit or a credit card limit. An order would take the amount over its credit limit. It will not be filled until a payment is received. Another tool in credit control is the age receivable analysis. This shows how long invoice has been outstanding and maybe indicate that a customer is unable to pay. Most credit controllers will have a system
for catching up payment of late outstanding invoices. Customer would buy goods on credit may fail to pay for them out of dishonesty or person because they have gone bankrupt and cannot pay. Customers in another country may be prevented from paying by an unexpected introduction of foreign exchange control decided by the country's government during a credit period. Therefore, the cost of offering credit facilities to customers can include interest costs, often overdraft if customers do not pay. They get promptly. Cost of Promptly। trying to obtain payment हम्म। or current costs. ठीक है, उनसे निकलवाने के लिए एक्स्ट्रा जितनी चार्जेस आप चाहे वो आपको कॉल करनी पड़े, आपको कोर्ट में केस करना पड़े, आपको घर पे जाना पड़े, जितनी आप कोशिशें कर रहे होते हो तो उसकी वजह से नुकसानात भी हो रहे होते हैं। ठीक है, आपकी कॉस्ट और इनकर्ड हो रही होती है। क्लियर है यहाँ तक? जी जी ठीक है। देन फिर हमारा आ जाता है रिसीवर लेजर। अब रिसीवर क्या है? A customer's account in the sales ledger will normally show our debit balance। हमें पता है रिसीबल लेजर क्या है। रिसीबल बेसिकली है क्या? एसेट है। तो हमारे पास इसका बैलेंस कब दिखेगा? डेबिट बैलेंस दिखेगा, क्योंकि एसेट साइड है। अच्छा, द कस्टमर ओज मनी टू द बिजनेस एंड इज देयरफॉर अ रिसीबल ऑफ द बिजनेस। ये चीजें हमें पता है कि कस्टमर जब गुड सेल जब हम उसको कस्टमर को गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो उस टाइम हमने उससे कैश नहीं लिया होता है, बल्कि आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंट रिसीबल या ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल बेसिकली क्या है? आपका करंट एसेट है। क्यों करा जाता है शो? क्योंकि कस्टमर के ऊपर ये ओ है पैसा। ठीक है। अब एंट्री बनती है क्या? जी अकाउंट रिसीबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये चीजें हमें पता है। रीजन आपको पता होना चाहिए, आपके पास डेबिट पे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट पे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी। अकाउंट रिसीबल डेबिट पे किस किस वजह से आता है, कुछ आइडिया है? हमने ये डिस्कस भी करा था। जी क्या क्या रीजन हो सकते हैं डेबिट पे आने के? अकाउंट रिसीबल डेबिट पे कब कब आता है? जब ये तो पता कैश है ना, पे ये होता है। आपके पास डेबिट होता है, जी ये क्रेडिट साइड होती है। जी जब कैश पे हो जाता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आता है उस पे डेबिट पे, क्योंकि हमारे पास एसेट आ रहा होता है। जब क्या हो जाता है? मैं कह रही हूँ जब हमारे पास कैश आ जाता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास एसेट आ रहा होता है। दोबारा आप मुझे बताएं क्या कहना चाह रही हैं। मैं कह रही हूँ कि जब हमारे पास कैश आ जाता है वो अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारे पास एसेट आ जाता है ना। क्या हो जाता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो नहीं जाता है जब आपके पास कैश कलेक्ट हो जाता है। आप ये कह रही हैं? जी जी बेटा, हमने ये चीजें शुरू से पढ़ी हैं और जहाँ कि क्रेडिट आप जब होगी। सेल्स करते हो तब आता है। तब कहाँ रिकॉर्ड होता है? जी डेबिट पे। डेबिट साइड पे। लेजर में डेबिट पे दिखेगा ना उतनी अमाउंट से। फॉर एग्जाम्पल 10,000 की जी सेल हुई है, तो एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 10,000 से, और जी सेल्स क्रेडिट। ऐसा ही है ना? जी अब जब उसकी पेमेंट होनी होती है, जब कस्टमर पेमेंट करता है, तो क्या होता है? कैश डेबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से 5,000 उसने पेमेंट करी है, और अकाउंट रिसीवेबल उतने से क्रेडिट हो जाता है। डेबिट हो जाता है। तो कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई? इधर इस साइड पर। और क्या क्या जी रीजन है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट आने के? हमने पढ़ा था क्या? जब आप डिस्काउंट देते हैं तब भी क्या होता है? क्रेडिट पर आता है। एंट्री बताएं क्या? क्रेडिट पे आता है। जी आपको मैंने एंट्री भी बनवाई थी ना, कैश जी डिस्काउंट। जब आप वैसे सेल आप क्या, करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? जब हम सेल्स करते हैं। जब आप
सेल्स पे डिस्काउंट देते हैं तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न होगी तो एंट्री क्या बनेगी? तो बनेगी अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो तो हो चुकी है ना। मानूर, आप मुझे एंट्री बताएं, क्या बननी है सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न की? ये हमने शुरू के 4 चैप्टर्स में रिवाइज कर लिया था। फिर ये दोबारा जी। हमने चैप्टर 12 में भी डिस्कस करा, अभी मैं दोबारा ये डिस्कस कर रही हूँ। जी। इसकी बनेगी भी अकाउंट पेएबल जो है वो हमारे पास। नहीं। ये बताएं, आपने एंट्रीज बनाई थी? हमने जी। चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये बेसिक थे। जी इसमें हमने बनाई थी। एंट्रीज पढ़ी हैं। डेबिट पे कब आनी है, जी। क्रेडिट पे कब आनी है। इससे रिलेटेड कितने चैप्टर्स हो गए आपके पास? कितने क्वेश्चंस करे आपने इसके? मैंने करे थे सारे। मुझे एंट्री बताएं। आपने करे थे तो मुझे सेल्स डिस्काउंट सेल्स रिटर्न की एंट्री बताइए। तो बोलना नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में यहाँ लिख सकती हैं, मुझे लिख के बता दें, मैं पढ़ लूंगी। मैं बोल रही हूँ यहाँ में भी अकाउंट रिसीवेबल का होगा, और डिस्काउंट में हो रहा है तो वो फिर क्रेडिट होगा। आप मुझे लिख के बता दें, जो भी आपके दिमाग में आ रही है मैं चेक कर लूंगी। सेल्स रिटर्न की क्या बनेगी पहले वो लिखें, सेल्स डिस्काउंट की क्या बनेगी फिर वो लिखें। अच्छा, क्या लिखा? सेल्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट। और क्रेडिट होगा वो हम्म। रिटर्न जो डिस्काउंट वाला है। पूरी एंट्री मुझे लिख के बताएं ना, आधी अधूरी क्या लिख रही हैं तो आप? आपने क्या बताया था? आपने वो क्या बताया था? रिसीवेबल डिस्काउंट। बेटा मैंने कहा है, मैंने आपकी आपसे आवाज जरा कहा कट है, रही है। आपसे मैंने कहा है सेल्स रिटर्न जी। एंड सेल्स डिस्काउंट एंट्रीज बताएं। चैट बॉक्स में लिखें, जो भी एंट्री है आप मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है? जी। पहले आपने किसकी सेल रिटर्न की बता दें, फिर उसके सेल्स डिस्काउंट बता दें, लेकिन बता दीजिए आप।
ठीक है, तो आपने सही कहा, सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, डेबिट, और आपका अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रीजन आ जाएगा आपके पास। सेम इसी तरह से आपके पास डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री बनेगी, सेल्स डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्या जाना, हमने जी। ये तमाम चीजें जानी कि आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल है, डेबिट कब कब होगा, एक तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस पे, फिर आपका दूसरा कब, जब सेल्स होगी। क्रेडिट कब कब सेल्स होगा, होगी। जब आपका कैश कलेक्ट होगा। फिर कब क्रेडिट हो सकता है, सेल्स रिटर्न की वजह से, सेल्स डिस्काउंट की वजह से, सॉरी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको यहीं दिखती है। अब ये क्लोजिंग अमाउंट या क्लोजिंग बैलेंस आप कहते हो, इन्वेंट्री नहीं, सॉरी। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, क्रेडिट पे ये अमाउंट आएंगी। क्लियर है। अब नॉर्मली यहाँ जी। दिखाई देता है कि भाई आपका यहाँ बैलेंस सीडी जो आ रहा है क्रेडिट पर आ रहा है, लेकिन असल होता कहाँ का है, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि हैवी साइड आपकी हमेशा डेबिट की होगी। डेबिट रीजन, की होगी। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, तो अपने नेचर के हिसाब से आएगा। क्लियर है। जी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्सनल और मेमोरेंडम में मैंने आपको बता दिया था, पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड होते हैं रिसीवर्स, जाहिर सी बात है, आप क्या करते हो, आप करते हो जैसे ही इंडिविजुअल कस्टमर के लिए अपडेट करते हो, साथ ही साथ आपको कंट्रोल में भी अपडेट करना होता है। हाँ, यहाँ पे आपके पास मैनुअल में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और जो कंप्यूटराइज वे है, कंप्यूटराइज सिस्टम में इसका एक आसान सा तरीका है। जस्ट आप इनपुट करते हो, अपना डेटा डालते हो, भाई कस्टमर किस किस कस्टमर ने आपको पेमेंट करी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कंट्रोल को भी अपडेट कर देता है। ठीक है। अब किन बिजनेसेस में रिसीवेबल लेजर की नीड नहीं होगी, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जहां पे आपको रिसीवेबल की नीड ही नहीं है, रिसीवेबल लेजर की, मानूर, जी। कौन से ऐसे बिजनेस होंगे। सब में ही होती है एक तरह से तो। जोर से बोलें। मैं कह रही हूँ सब में ही होती है वो तो। सब में होती है। जहाँ पर रिसीवेबल लेजर्स के। जी मैं भी। बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे सेल ही नहीं करती हैं, तो क्या वहां पे रिसीवेबल लेजर की जी नीड। उनको। नहीं वहाँ पे नहीं होगी। इम्तियाज, इम्तियाज पे आप जाते हो, परचेज जी। करते हो, बहुत सारी चीजें परचेज करते हो, तो क्या उनको बोलते हो 10-12 दिन बाद आप पेमेंट करोगे, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि हाँ हमने क्रेडिट सेल किया। नहीं। हम्म। नहीं। 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 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट पे काम ही नहीं कर रही है, क्रेडिट सेल ही नहीं करती हैं, तो उनके लिए रिसीवेबल लेजर की जरूरत ही नहीं है। या फिर आपके पास जो स्मॉलेस्ट बिजनेस होते हैं, वो भी क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी क्या होगा, रिसीवेबल लेजर की नीड नहीं होगी। क्लियर है। जी। अच्छा, कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस तमाम ट्रांजैक्शन को रिसीवेबल लेजर में, ये हमने देखा था। जैसे जैसे आपके पास सेल्स ट्रांजैक्शन होती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है। किस किस तरह से रिकॉर्ड होती है भाई, एक तरफ तमाम डेट्स आ जाती हैं ट्रांजैक्शन की, देन कस्टमर्स के नेम आ जाते हैं और उनके इनवॉइसेस रेफरेंस आ जाते हैं। देन फिर आपको टोटल सेल्स पता चल जाती है, और उस टोटल सेल्स में कितना आपके पास टैक्स है और कितना आपकी टोटल नेट टोटल सेल्स है, वो आपको पता चल जाती है। हम एनालाइज करते हैं, ये चीजें हमने चैप्टर 12 में भी डिस्कस करी थी। ठीक है, फॉर्मेट हमने जी दोबारा। करी थी। सेम इसी तरह से आपके पास सेल्स जो आपके पास रिटर्न हो जाती है, उनको कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, डेट आ जाती है, फिर कस्टमर्स की नेम और उनकी जो क्रेडिट नोट की क्या कहते हैं रेफरेंस होता है, वो आ जाता है। ग्रॉस सेल्स आप निकालते हो, सेल उस सेल्स में टैक्स कितना है, तो आपको नेट सेल्स पता चल जाती है। क्लियर है यहाँ तक। जी। देन फिर हम लेजर बना लेते हैं, जैसे जैसे सेल्स हो रही होती है हम उसके हिसाब से लेजर्स भी अपडेट कर देते हैं, इंडिविजुअल भी और कंट्रोल लेजर भी। ठीक है। क्लियर है। जी।
लेकिन रिसीवेबल लेजर क्या हो रहा है, आपके पास डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। तो हमने ये इसके रीजंस देख लिए थे। ये रीड कर लीजिएगा, चेक द रिसीवेबल लेजर रिकॉर्डिंग। कैसे चेक करेंगे, इंडिविजुअल और टोटल को आप कंपेयर कराएंगे, दोनों को आप चेक करोगे। ठीक है, अच्छा मिस, आप ना मुझे इसकी पीडीएफ सेंड कर दें, क्योंकि मेरी बुक ना ऐसे थोड़ी अलग है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मतलब जो इस पे आ रहे हैं ना। जी। कोई मसला नहीं है, मैं आपको कर दूंगी। फिर हम आ जाते हैं किस पे भाई, एज एनालिसिस ऑफ रिसीवर्स एंड अदर रिपोर्ट्स। एज एनालिसिस कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं, डिपार्टमेंट होता है उसके हिसाब से काम हो रहा होता है। अब एज एनालिसिस यानी हम एनालाइज करते हैं कि किन कस्टमर्स ने हमें 30 डेज में, किन किन कस्टमर्स ने हमें 60 डेज में, किन कस्टमर्स ने हमें 90 डेज में, और कितने कस्टमर्स हैं जो 90 अबव डेज में हमें पेमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक एज बना लेते हैं कि हमारी जो सेल्स होगी, हमने उसको पहले के 30 डेज, फिर 60 डेज, फिर 90 डेज, देन 90 से अबव डेज में इसमें डिवाइड करा हुआ है। और जैसे जैसे हमें क्या होती है, रिसीविंग होती रहती है, हम क्या लिखते रहते हैं, उन डेट्स में लिखते रहते हैं। इस तरह से हमें पता चल रहा होता है कि भाई किसने हमें अप टू 30 डेज में पेमेंट करी है, 60 डेज में कितनी पेमेंट हुई है, 90 डेज में कितनी आपको क्रेडिट लिमिट मिली है। तो हम ये इस हिसाब से कर रहे होते हैं। क्लियर है। जी। एजिंग जी। आपके पास सेम इसी तरह से आती है। आप 0 से 30 डेज में इसको डिवाइड करते हो, 31 से 60 डेज में, 61 से 90 डेज में, 91 से और अबव जितना भी चल रहा है। ठीक है। जी। और ये क्रेडिट लिमिट आपके पास जो एजिंग का मरहला है वो करा क्यों जाता है, ताकि आप एनालाइज कर सको अपने रिसीवर्स को, हमने कितनी क्रेडिट लिमिट दी है और इनमें कितनी कितनी रिसीविंग हो रही है, कितने दिनों में हो रही है। हाउ इज द एज एनालिसिस यूज, जल्दी से इसको रीड करें, कैसे यूज होता है। Has already suggested the age analysis of receiver may use to help decide what action to take about other older debits. Going down each अबाउट column is ओल्डर standing started डेट्स। or order debt. Going down each columns in turn, starting from the column first to the right and working across, we can see that there are some rather odd debits which out to the suggest. Okay, थोड़ा जोर से बोलें। Miss, ये concept may of course already exist in relation to some of these items, but if some older invoices are still in dispute, but if some customers are known to be in financial difficulties, if there are newer invoices also for customers who could in